तो सभी को गुड मॉर्निंग एंड उम्मीद करते हैं कि आपको अभी तक का टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं तो आज का ये जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा बताने के बाद मैं आपके कन्फ्यूज़न्स को भी क्लियर करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सुना होगा आप लोगों ने, बहुतों को पता भी होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये जो इसका फुल फॉर्म है, जो थोड़े से भी चालाक बच्चे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे ना, वो इसी से यानी कि इसके फुल फॉर्म से ही इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन को वो निकाल लेंगे। ठीक है, उनको डेफिनेशन अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनको इसका फुल फॉर्म याद है तो इसका मतलब है कि वो इसको समझते भी हैं। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, जो इम्यूनिटी होती है, वो दो तरह से पाई जाती है। सबसे पहला, ये तो आपको समझ में आया ही होगा कि सबसे पहला जो इम्यूनिटी का टाइप होता है वो होता है इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है वो सभी तरह के पैथोजन के खिलाफ समान तरह की लड़ाई का वो काम करती है, तो उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो स्पेसिफिक होती है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये मेमोरी बेस्ड होती है। ठीक है, स्पेसिफिक होती है, दैट मीन्स अलग अलग पैथोजेंस के लिए हमारी बॉडी में इसके द्वारा अलग अलग एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है, और वो जो एंटीबॉडीज़ होती है वो जर्म से क्या करती है, लड़ती है और उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, तो उसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्षमता में जब कमी आने लगे, जब स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन ही ना पाए, तो इस तरह से इस रोग को हम एड्स का नाम देते हैं। ठीक है, एड्स एक तरह का रोग है जो कि आप उसको बोल सकते हो कि वो बहुत सारे रोगों का एक तरह से वो मिश्रण है। कैसे? ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी। इस तीन का मतलब समझ में आया। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, उपार्जित। इम्यूनो का मतलब प्रतिरक्षा, और डिफिशियंसी का मतलब कमी। डिफिशियंसी का मतलब तो कमी होना होता है ना, किसी चीज़ का कम होना। तो सिंपल लैंग्वेज में एड्स की डेफिनेशन आप क्या बोलोगे कि एड्स का जो फुल फॉर्म है उससे हमें उसके डेफिनेशन के बारे में क्या पता चल रहा है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो डिफिशियंसी आ जाती है उसी को हम एड्स का नाम देते हैं। किस चीज़ में कमी आती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कमी आ जाती है। ठीक है, और लास्ट में इसका है सिंड्रोम। तो फुल फॉर्म क्या होगा इसका, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम को आप लिख सकते हो कि सिंड्रोम का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ डिजीज, मतलब रोगों का एक समूह। ठीक है, रोगों का एक समूह, क्योंकि एड्स जैसे मान लो कि किसी को, मान लो कि कोरोना वायरस है, किसी को हो गया। ठीक है, कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गया, तो हमें पता है कि उसका एक स्पेसिफिक सिम्टम्स है, सर्दी होना, जुकाम होना, बुखार आना। ठीक है, लंबी लंबी मतलब तेज़ तेज़ से सांस लेना, तो ये सारे इसके एक नॉर्मल सिम्टम्स हैं। लेकिन एड्स में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो जाता है। जब किसी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कमी आ जाती है तो वो छोटे छोटे रोगों से भी लड़ने में असक्षम हो जाता है। उसको पीलिया हो जाता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है, उसको बहुत सारे फंगस से, बैक्टीरिया से उसको इन्फेक्शंस हो जाते हैं। मतलब तमाम तरह के जितने भी सारे रोग हैं ना, जो एक व्यक्ति को नॉर्मली नहीं होते भी हैं तो 2 दिन 4 दिन में वो सही हो जाता है। किसी को एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता ना, किसी एक को एक साथ सर्दी भी हो जाए, उसको पीलिया भी हो जाए, उसको मतलब बहुत सारे रोग हो जाए। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी सारे रोगों के नाम आप पढ़ते हुए आए हो इस चैप्टर, मान लो कि उसको मलेरिया भी हो जाए। ठीक है, और फिर उसको आपका दाद भी हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रिंगवर्म भी बोलते हैं उसको, वो भी हो जाए, उसको एलिफेंटाइसिस भी हो जाए। मतलब ये तो जस्ट मैं एक हाइपोथेटिकल व्यू रख रही हूँ। इसके अलावा भी कोई एड्स का कोई एक सिम्टम नहीं होता है कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो उसको हो सकता है कि कि उसको कोई ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स इसमें प्रकट हो जाते हैं
कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि उसको हुआ क्या है। ये बहुत सीवियर कंडीशंस में होता है और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमारे इंडिया में तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसकी जिन लोगों की इस तरह से मृत्यु हो जाती है और उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में उनको एड्स हुआ था और एड्स से उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि लोग इस रोग के बारे में बात करने में भी लोग हिचकिचाते हैं, लोग कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। किसी को अगर ये डिजीज़ हुआ भी है तो वो इसको छुपाता है। बाकी सारे में तो लोग एक सिंपैथी रखते हैं दूसरों के प्रति, लेकिन ये अगर किसी को हो जाए तो उसको लोग एक, आप जानते होंगे कि घृणा की दृष्टि से लोग उसको देखते हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको समझ में आया होगा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अब ये किस तरह के वायरस से होता है? तो ये होता है HIV वायरस से। ठीक है, HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है? HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस मतलब ह्यूमन की जो इम्यूनिटी होती है वो डिफिशियंट हो जाती है, कम हो जाती है, और जिससे कम होती है उस वायरस को हम HIV का नाम देते हैं। ठीक, तो दो बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहला एड्स का फुल फॉर्म बताया और एड्स के फुल फॉर्म से उसकी पूरी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए वो चीज़ मैंने आपको बताया। सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई कि HIV क्या है। ठीक है, HIV का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया। देन HIV जो है वो एक रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस के बारे में आपको मैंने 11वीं क्लास में बताया था कि वायरस जो होता है, वायरस एक खोल होता है, इस खोल को हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, जो कि प्रोटीन की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन की उन छोटी छोटी इकाइयों को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयों अर्थात कैप्सोमियर से इस तरह से पूरा घिरा होता है और इस पूरे को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। और इसके अंदर या तो DNA पाया जाएगा या RNA पाया जाएगा या डबल स्ट्रैंडेड DNA भी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे रेट्रोवायरस मतलब क्या होता है, तो रेट्रोवायरस का मतलब होता है कि चारों ओर प्रोटीन का बना एक खोल होता है जिसको कि हम कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो, चारों तरफ प्रोटीन का आवरण हो, जिसको कि हम कैप्सिड बोलते हैं, तो इस तरह के वायरस को हम रेट्रोवायरस का नाम देते हैं। तो HIV कोई पूछे तो HIV क्या है? तो HIV एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस क्या होता है ये भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। देन ये जो एड्स रोग है वो होता किस किस मेथड से है? तो ये होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से। ठीक है, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। किसी एड्स पेशेंट का व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत सारे केसेस में होता है। कोई व्यक्ति का अचानक से एनीमिक हो जाए, ब्लड की अचानक से उसमें कमी हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए और उसका ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाए तो उसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत हो। किसी एड्स पेशेंट का ब्लड अगर उसको चढ़ा दिया गया, ठीक है, किसी एड्स पेशेंट का ब्लड अगर उसको चढ़ा दिया गया तो फिर क्या होगा? उसको एड्स हो जाएगा। या निडल के द्वारा संक्रमित सुई अगर उसको लगा दी गई, बहुत सारे ऐसे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं जो एक ही सुई से अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, तो इससे भी एड्स रोग हो जाता है। प्लेसेंटा के द्वारा होता है, मतलब मदर अगर एड्स से संक्रमित है और उससे अगर उसके बेबी में किसी भी तरह से ब्लड का अगर मदर का ब्लड अगर बच्चे में आ गया तो फिर बच्चे को भी एड्स हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके 4 मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल कांटेक्ट अगर किसी संक्रमित व्यक्ति से हुआ तो, ठीक है, दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तीसरा निडल और चौथा है प्लेसेंटा के द्वारा। प्लेसेंटा के द्वारा मतलब जब उसके बेबी और मदर की बात की जाएगी उस केसेस में। एड्स में बहुत ज़्यादा टाइम लैग होता है। मान लो कि किसी को मतलब कोई इस HIV वायरस से कोई संक्रमित हो गया, ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर HIV वायरस से वो संक्रमित हो गया तो हम उसको ये नहीं बोलते कि उसको एड्स हो गया है। हम उसको तब तक एड्स हो गया है ये नहीं बोल सकते जब तक कि उसकी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रदान करने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए। ठीक है, जब उसको विभिन्न छोटे छोटे रोगों से भी अगर वो लड़ने में असक्षम हो जाता है तब हम बोलते हैं कि व्यक्ति को एड्स हो गया है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम गैप होता है।
3 महीने का भी हो सकता है, मतलब संक्रमित हुआ है व्यक्ति 3 महीने पहले और उसको 3 महीने बाद सिम्टम्स उभर के आ रहे हैं, बहुत सारे अचानक से रोग उसको होने लगे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार वो रहने लगा है, ठीक है। और 3 महीने भी हो सकता है टाइम लैग, 6 महीने भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, मैक्सिमम 10 से 12 साल के बीच का अंतर हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि जो रेट्रोवायरस है, मतलब जो इसका HIV जो वायरस है, एड्स का जो वायरस है, वो किस तरह से मैक्रोफेजेस को और टी हेल्पर सेल को संक्रमित करता है। अगर उसकी संक्रमित करने की दर कम है तो क्या होगा, व्यक्ति लंबा सर्वाइव करेगा। अब तो एड्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन भी आ गई हैं जिससे कि HIV वायरस को थोड़ा सा स्लो बना दिया जाता है, उसको इनएक्टिव बना दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसको क्योर नहीं किया जा सका है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद है कि कोई अगर आपसे पूछे कि ये जो HIV वायरस है वो किस तरह की कोशिकाओं को संक्रमित करती है या किस तरह की कोशिकाओं पर ये अटैक करती है, तो ये अटैक करती है मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल्स पर। टी हेल्पर सेल्स पर मैंने आपको एक वीडियो दिया था, आप चाहो तो यूट्यूब पे जाके वो पिछला जो वीडियो है करीब 15-20 दिन हो गया होगा, तो वो 15-20 दिन का पहले का वीडियो आप देख सकते हो। तो आज के लिए केवल एड्स का टॉपिक इतना ही। पहले आप ये टी हेल्पर सेल्स के बारे में जाके देखो, मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया था, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ब्लड के मैंने आपको जब ब्लड का चार्ट पूरा दिखाया था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था। एक बार स्मॉल सा डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में आपको दे देती हूँ। एड्स फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मतलब क्या हुआ इसका कि जब किसी व्यक्ति को एड्स रोग हो जाता है तो उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कमी आने लगती है, मतलब उसकी जो उपार्जित जो उसकी प्रतिरक्षा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे कि बहुत मामूली रोगों से भी वो संक्रमित हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि उससे वो ठीक नहीं हो पाता है। दूसरा है ये किस तरह के वायरस से होता है, तो HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन की मतलब जो इम्यूनिटी है उसमें डिफिशियंसी आने लगती है इस वायरस के कारण। ये जो HIV वायरस है वो एक रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस किसे कहते हैं, अगर कैप्सिड के अंदर केवल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद हो तो उस वायरस को हम रेट्रोवायरस का नाम देते हैं। देन ये एड्स जो रोग होता है वो किन किन मैथड से हो सकता है, तो ये 4 मैथड्स द्वारा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, सेकेंड क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, तीसरा क्या है इन्फेक्टेड निडल के द्वारा और फोर्थ वन क्या है प्लेजेंटा के द्वारा, ठीक। अब उसके बाद है कि जो एड्स रोग होता है और HIV वायरस से जो व्यक्ति का संक्रमित होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लैग होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम गैप दिखने को मिलता है, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति मान लो कि आज संक्रमित हुआ है, हो सकता है उसको 3 महीने 6 महीने या 10 साल 12 साल बाद उसको सिम्टम्स उभर के आए, इसलिए इसको टाइम लैग बोला जाता है। ये कोई निश्चित नहीं है, हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, किसी की इम्यूनिटी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, किसी की धीरे धीरे खराब होगी। एड्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस या विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये रोग को आए हमारे मतलब पूरे विश्व में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1981 में आया था ये रोग और लगभग 25-26 सालों में ये रोग अब विश्वव्यापी हो चुका है। कितने करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, कितने लोग तो इस रोग को अपने में वहन कर रहे हैं और उनको पता तक नहीं रहता, ठीक। उसके बाद ये जो HIV वायरस होता है वो किस पर अटैक करती है, तो मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल्स पर इनका अटैक होता है। ये 12th क्लास के NCERT में ही क्यों शामिल किया गया है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल जो मैंने आपको भी बताया कि प्रीवियस वीडियो में जाके देखो टी हेल्पर सेल क्या होती है। अगर मैं नोट्स उसका बनाया हुआ है अच्छे से, वैसे तो मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करूँगी कि आपने नोट्स उसका अच्छे से बनाया होगा, तो आप उस नोट्स को एक बार जाके देखना, पढ़ना, पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और भी बताना चाहती हूँ कि अभी जैसे कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सारे वीडियो स्कूल में बन रहे हैं, तो किसी को अगर प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सब लोग नहीं अपने में डिस्कशन करके या मुझे फ़ोन करके, ठीक है, कि मैं स्कूल में आना चाहती हूँ, कितने बजे आऊँ, ऐसे करके आप आ सकते हो, ताकि मैं इंडिविजुअली भी आपको समझा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फ़ोन करके आप आना, ठीक है, बिना ऐसे ही नहीं कि अचानक से 10-15 लोग आ गए, नहीं,
1 या मैक्सिमम 2 लोग से ज़्यादा अलाउ नहीं है, और वो भी अभी मैंने सिस्टर से पूछा भी नहीं है। तो इसीलिए आप पहले मुझसे पूछना, फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। ठीक। कल का जो लेक्चर था, कल मैंने आपको लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बताया था। तो बहुत लोगों को मैंने देखा कि लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में पूछा हुआ था। सबने तो नहीं पूछा हुआ, तो मैं चाहती हूँ सब अगर पूछेंगे तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे भी प्रॉब्लम है। तो इससे समझ में आता है कि कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है। नहीं तो मुझे तो ऐसे लगेगा कि केवल 2-3 बच्चों को प्रॉब्लम है। ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सब कुछ अगर अपने दिमाग से आप लोग अभी निकाल भी दो तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी, अभी मैं इम्यून सिस्टम की बात भी नहीं कर रही हूँ, कोई भी जो मतलब जो भी आपका बेबी होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस फॉर्म में रहता है, तो वो एक सेल के फॉर्म में रहता है ना। सेल से फिर वो सबको पता है, दिख रहा है, सेल से फिर वो टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन का निर्माण होता है। ठीक। तो यहाँ हम बात कर रहे थे लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। तो लिम्फॉइड ऑर्गन किस चीज़ का बना होगा? लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फॉइड टिश्यूज से मिलकर बने होंगे। मान लो ये आपका बोन मैरो है, ठीक है, और ये तरह क्या मैंने बताया था, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ये जो होगा वो टिश्यूज से मिलकर बने होंगे, और टिश्यूज जो होगा वो सेल से मिलकर बनते हैं। किस तरह के सेल से? तो लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती हैं वही इसको बनाने का काम करती हैं। बोन मैरो में क्या मेनली होता है? बोन मैरो में तो ब्लड का ही पूरा फॉर्मेशन होता है, मतलब बोन मैरो में ही आपका WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये जो 4 जो कंपोनेंट हैं मेन ब्लड के, मतलब ब्लड को हम 2 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं ना। फर्स्ट उसका जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है? वो होता है ब्लड कॉर्पसेल्स, और दूसरा जो भाग होता है ब्लड कॉर्पसेल्स के बाद उसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा। तो ये पूरा फॉर्मेशन आपका होता है बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो किस चीज़ से मिलकर बनी होगी? तो बोन मैरो सेल, पहले तो बोन मैरो सेल के रूप में होगा जब एक बेबी होगी तो, ठीक है, तो वो सेल के बाद टिश्यू से, और टिश्यू मिलके आपस में फिर उस ऑर्गन का निर्माण वो करते हैं। तो क्या होता है इस बोन मैरो के अंदर पूरा ब्लड बनता है, पूरा ब्लड तैयार होता है। दैट मीन्स RBC बन गया, WBC बन गया, प्लेटलेट्स बन गए, ब्लड प्लाज्मा का भी फॉर्मेशन हो गया, इन चारों का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, इसमें से कुछ ब्लड तो बाहर सिक्रीट कर दिया जाएगा, क्योंकि RBC हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ऑक्सीजन तो हमारे पूरे बॉडी को चाहिए, तो वो उसमें चला जाता है। ठीक है, कुछ जैसे इसमें मेनली ब्लड आपका चला जाता है, और उस ब्लड में RBC, WBC, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब कुछ मौजूद होता है। लेकिन कुछ WBC जो होते हैं इसमें रोक लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो लिखा होगा एक्यूरेट कि अगर हम बात करें 1 ml ब्लड की, तो 1 ml में लगभग 4 × 10⁹ अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं WBCs के। तो इसमें से कुछ जो होंगे WBC रोक लिए जाएंगे और उनका डिफ्रेंशिएशन और प्लोरीफिरेशन उनका किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, मान लो कि ये आपका WBC बना, ठीक है, तो ये WBC टूट के आपकी इस तरह से 2 कोशिकाओं में डिवाइड होगी, एक सेल से वो 2 सेल्स में आपकी डिवाइड होगी, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, प्लोरीफिरेशन का मतलब क्या होता है? इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लोरीफिरेशन। ठीक, उसके बाद इसके अलावा इसमें मैचुरेशन भी होता है। दैट मीन्स इसको ये क्षमता प्रदान की जाती है, इसको ये सक्षम बनाया जाता है कि ये कोई भी एंटीजन का ये सामना कर सके। ठीक है, अब जैसे स्कूल में बच्चों को टाइक्वांडो सिखाया जाता है ना, तो टाइक्वांडो तो पहले तो उनको मजबूत किया जाता है, उनकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और टाइक्वांडो सीखने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि ठीक है हम सीख गए, उनको फिर मैच्योर भी किया जाता है कि उनके फर्दर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो उस चीज़ का यूज़ कर सकें। ठीक है, वो उस टेक्निक का यूज़ कर सकें। इसी तरह से सबसे पहले WBC का इसी में
बोन मैरो में ही क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन मतलब एक से दो का बनना। डिफ्रेंशिएशन के बाद उसका प्लोरीफिरेशन होगा। प्लोरीफिरेशन का मतलब होता है साइज में बड़ी होना। और फिर देन उसका मैचुरेशन होगा, मतलब उसको ये क्षमता प्रदान करना कि वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने के योग्य हो। ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ का निर्माण कर सके, इसकी योग्यता उसको प्रदान करना। जब ये इस योग्य हो जाते हैं तब क्या होता है, इस WBC को भी इसमें से ब्लड के फ्लो के द्वारा निकाल दिया जाता है। अब ये जो WBC होगी ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के पास। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के कल मैंने बहुत सारे आपको नाम बताए थे। स्प्लीन बताया था, पियर्स पैचेस बताया था, उसके बाद टॉन्सिल्स बताया था। ठीक है, देन मैंने अपेंडिक्स बताया था। ठीक, तो मतलब इतने सारे आपको मैंने ऑर्गन्स के नाम बताया था। वो उसके पास जाता है, उसके पास जाके जो मैच्योर WBC के जो पार्ट्स है वो वहाँ पे जाके वो उपस्थित हो जाता है, वो वहाँ पे जाके वो रहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी के द्वारा अगर बताना चाहूँ, अगर आपको जैसे जो सैनिक भर्ती होती है, तो सैनिक भर्ती के लिए बहुत अलग अलग, बिहार से, यूपी से, MP से, राजस्थान से अलग अलग सेनाओं को, अलग अलग लड़कों को लिया जाता है, उनको मैच्योर किया जाता है, उनको लड़ने के सक्षम बनाया जाता है और फिर उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर कर दी जाती है। किसी को जम्मू कश्मीर में, किसी को लद्दाख में, किसी को छत्तीसगढ़ में, किसी को झारखंड में, लखनऊ में, मतलब इस तरह से अलग अलग जगह पे उनकी, जहाँ पर उनकी जैसी ज़रूरत होती है। कहीं पर माओवादी है, कहीं पर नक्सलवादी है, कहीं पर आतंकवादी हैं। ठीक है, कहीं पर चाइना है, तो कहीं पर पाकिस्तान है। तो इस तरह से उनकी अलग अलग जगह पर उनकी एक पोस्टिंग कर दी जाती है। वो क्या करते हैं, और वो अपने फिर वहाँ पे जाके उनको, यहाँ पे तो उनको अस्त्र प्रोवाइड किया जाता है। अस्त्र मतलब जो उनके बंदूक होते हैं, गन्स वगैरह होते हैं। तो उसी तरह से WBCs की भी शरीर में अलग अलग जगह पर उनकी तैनाती कर दी जाती है एज ए सैनिक के रूप में। समझ में आ रहा है आपको? WBC की भी एज ए सैनिक के रूप में अलग अलग जगह पर उनकी बॉडी में तैनाती कर दी जाती है। और उनको यहाँ पे तो इंडियन गवर्नमेंट उनको ऐसे मतलब अस्त्र देती है, बंदूक वगैरह देती है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, वो जाके वो अगर कोई भी बाहरी मतलब बाहरी कोई भी शत्रु अगर बॉडी में घुसता है तो उसको पहले वो देखते हैं कि ये सुई से मरेगा, मतलब जस्ट मैं एक आपको बता रही हूँ कि ये सुई से मरेगा, ये तलवार से मरेगा, ये बंदूक से मरेगा। जिस मतलब जैसा वो शत्रु होगा, जैसा पैथोजन होगा, वैसी एंटीबॉडीज़ का निर्माण WBCs के द्वारा करना स्टार्ट कर दिया जाता है। WBCs में भी कौन करता है? B सेल्स के द्वारा। मैंने पूरा पिछला आपको बताया, रिवाइज करते रहोगे तो ये आपको प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो जैसा शत्रु वैसा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है और फिर उनको क्या कर दिया जाता है, उनको मार के उनको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद आपने पूछा था, मैंने सेकंड देखा था व्हाट्सएप पे कि पियर्स पैचेस क्या होते हैं। तो पियर्स पैचेस जो होते हैं वो एक, मैंने क्या होंगे, सबसे पहले तो वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के वो पार्ट होंगे। ठीक है, और ये एक तरह की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जहाँ पे WBC का जाके मतलब जहाँ पे वो इकट्ठा रहते हैं और एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी खाना खाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वहाँ पर भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये मौजूद होते हैं और वहाँ पे जो पैथोजन से लड़ने की क्षमता है वहाँ पे वो उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, और अपेंडिक्स एक हमारे शरीर का, जिसको हम आप हिंदी में उसको बोलते हैं अवशेषी अंग। ठीक है, एक अवशेषी अंग है। तो अपेंडिक्स भी हमारे, मतलब कुछ भी देखो तो हमारी बॉडी में सब कुछ का एक रोल है। तो अपेंडिक्स भी क्या है, अपेंडिक्स एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, अर्थात वो भी हमें इम्यूनिटी को या एंटीबॉडीज़ को बनाने में वो भी हमारी हेल्प करता है। हो सकता है कि मैं अभी कुछ भूल रही हूँ, तो आप, अगर मैं कुछ टॉपिक भूल गई हूँ तो आप मुझे फिर से उसको व्हाट्सएप पे कमेंट करके लिखना, मैं फिर से उसको क्लियर करूँगी। और जितनी बातें समझ में आ गई हैं उसको भी लिखना कि हाँ इतना मुझे क्लियर हुआ। और आज का जो 8th टॉपिक था ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे बताना, ताकि क्योंकि अभी आमने सामने का तो इंटरेक्शन आपसे हो नहीं रहा है, मैं मोबाइल देखकर ही आपसे बात कर सकती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।